गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, आज सर फरवरी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फरवरी करंट अफेयर्स की आज अपनी लास्ट क्लास है, ठीक है। तो ऑडियो वीडियो क्लियर है, फिर सर आगे स्टार्ट करते हैं। पहले आगे के क्वेश्चंस करें है ना आज के, तो पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं पिछले कुछ क्वेश्चंस जो करे थे। पीके रोजी के बारे में बताइए। अभी गूगल डूडल पे उनका 120th बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, तो वो किससे रिलेटेड है? मलयालम सिनेमा, बैडमिंटन, पॉलिटिक्स या फिर स्पेस साइंटिस्ट? तो पीके रोजी के ऊपर सवाल है। हाँ जी सर। बाकी लोग जब तक जुड़ रहे हैं तब तक आप लोग ये क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इससे थोड़ा ये भी पता चलेगा, हाँ मतलब क्या आपका सिचुएशन है, कितना मतलब चीज़ें याद रहती हैं। बिल्कुल हाँ, मलयालम सिनेमा से रिलेटेड है, ठीक है। पीके रोजी आपका मलयालम सिनेमा से रिलेटेड थी। ये ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट किस स्टेट का है? ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट ये सर आपका राजस्थान। न्यूम से रिलेटेड है। न्यूम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी। न्यूम को कौन बना रहा है सर? याद करो, हम लोगों ने कहा था ना, न्यू प्लस एम। न्यू और एम का मतलब था मुस्तकबिल, मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर। तो न्यू फ्यूचर से रिलेटेड ये सिटी है। ये कौन बना रहा था सर आपका? ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है। ये आपका कौन सी सिटी है? सऊदी अरेबिया। न्यूम भी बना रहा था, और याद करो मुकाब पड़ा था। मुकाब भी कौन बना रहा है? सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो आई थिंक 95 तक हो गए थे। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था केरला हाई कोर्ट से, और ये कैग वाला भी हो गया था, है ना। तो कैग तक हो गया था। तो अभी रिसेंट में हमारे कैग कौन है? वो है सर गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो जीसी मुर्मू इज अवर करेंट कैग। हाँ जी सर, तो क्वेश्चन नंबर 95 तक की हमारी गाड़ी पहुंच गई थी। क्वेश्चन नंबर 95 के आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर एडमिशन इन क्लास वन which has been recently fixed by the Union Ministry of Education, ठीक है। What is the minimum age for admission in class 1 which has been recently fixed by the Union Ministry of Education? 4 years, 5 years, 6 years or your 7 years? ऑल राइट सर। तो अभी देखो, हमें पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब हमने सिस्टम बदला है। जैसे पहले जो एडमिशन होते थे गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 1 से स्टार्ट होता था, अब क्लास 1 से पहले का कर दिया है। शुरू के जो 3 साल हैं, जैसे आपका प्ले ग्रुप, KG1, KG2, तो 3 साल के बच्चे का एडमिशन होगा। तो वो 3 से 6 साल तक का जो आपका KG1, KG2 इसमें खिलाया जाएगा बच्चे को। तो अभी जो फिक्स करा दिया है मिनिमम 6 साल, ठीक है। तो क्लास 1 के लिए जो एज होनी चाहिए मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम आपका 6 साल होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था, पेरेंट्स बच्चों पे बर्डन बहुत ज़्यादा डालने की कोशिश करते थे, ठीक है। जैसे मतलब कई लोगों को लगता है ये रेस चल रही है ना, कि मतलब सर बच्चा 4 साल का है, उसका फर्स्ट क्लास में एडमिशन करा देंगे। अब 4 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो रहा है, तो एक बर्डन क्रिएट हो जाता है। और बच्चों को एजुकेशन हमें बर्डन फील नहीं कराना है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसका पर्पज यही है कि एजुकेशन उन्हें बर्डन ना लगे, एजुकेशन उन्हें इंटरेस्टिंग लगे, उससे वो क्रिटिकली सोचना सीखें। क्योंकि देखिए, अभी जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है, वो लीडर्स बनाने के लिए क्रिएट नहीं हुआ है, वो सर्वेंट्स बनाने के लिए क्रिएट हुआ है। इसीलिए आप बचपन से सुनते आए होंगे, पढ़ लिख जाओ नौकरी मिल जाएगी, पढ़ लिख जाओ नौकरी मिल जाएगी।
कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि पढ़ लिख जाओ और अपना खुद का काम करो, ठीक है, पढ़ लिख जाओ देश के काम आओ, ठीक है, ऐसा कोई नहीं कहेगा, सब यही कहेंगे पढ़ लिख जाओ नौकरी कर लो। तो हमारा जो सिस्टम ही ऐसा बना था कि मतलब हाँ हमें नौकरी के लिए पढ़ना है। लेकिन अब हम क्रिएटिव स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं एजुकेशन के जरिए। तो अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसमें आपका जो 3 से 8 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए 5 साल की पूरी एक पॉलिसी है, जिसमें 3 साल तो उनको प्री स्कूल में रखा जाएगा, मतलब वही प्ले ग्रुप KG1 KG2। तो 3 साल उनका रहेगा आपका क्या कहते हैं प्री स्कूल और क्लास 1 और क्लास 2, ठीक है, क्लास 1 और क्लास 2 ये बच्चों की ये 5 साल क्या रहेंगे, बच्चों की फाउंडेशन स्टेज रहेंगे, ठीक है, ये बच्चों की फाउंडेशन स्टेज रहेंगे। तो इसमें जो क्लास 1 है उसमें मिनिमम एज बच्चे की कितनी होनी चाहिए, उसमें बच्चे की मिनिमम एज होनी चाहिए 6 साल। थैंक यू तेमिंग जी, ठीक है। तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 6 साल। आई होप इट इज क्लियर नाउ, क्लियर है सर, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। लास्ट क्लास वाला मेरा एफबी में नोटिफिकेशन नहीं आया था। डेविड जी ग्रुप पे भी लिंक नहीं गया था क्या? कल क्लास हुआ नहीं था, ठीक है, आप क्लास के नंबर से देखा करो, जैसे आज 211 है तो कल क्लास वैसे हुआ भी नहीं था। एफबी में आप व्हाट्सएप कर दिया करो, अगर ऐसा कभी लगा करे ना नोटिफिकेशन नहीं आया है, इस तरह से कुछ लगा करे तो व्हाट्सएप जरूर करा करे। तो व्हाट्सएप कर दिया करो सर आप ना, ऐसा कुछ हुआ करे तो। 97 पे आते सर, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है? एक रिवर है सर आदि गंगा, इसका नाम नहीं सुना होगा आपने, इसीलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पुट अप किया है ताकि वो सारी एक्स्ट्रा चीजें आपको एक जगह इकट्ठी करके ला दूं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। यही एक रीजन है कि जो लोग हमारा करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, जीके का स्टैटिक पोर्शन और हमारा करंट अफेयर्स, जो लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं 80 to 90% आराम से स्कोर कर सकते हैं जीके में, ठीक है, इतने क्वेश्चन अपने फंस जाते हैं आराम से। तो सर आदि गंगा रिवर को हमें क्या है रिवाइव करना है, ये रिवर सूख गई है, इसको रिवाइव करना है, ठीक है। तो ये रिवर गंगा से निकलती है, तो ये किस सिटी से निकलती है? जैसे हुगली है वो कहाँ से निकलती है, गंगा से निकलती है, तो इसी तरह से आदि गंगा भी कहाँ से निकलती थी, गंगा से। तो ये आदि गंगा क्या है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो ये पूछ रहा है कि आदि गंगा रिवर किस सिटी से फ्लो करती थी, कोलकाता, वाराणसी, इलाहाबाद या ऋषिकेश? आदि गंगा रिवर सर आपको किस सिटी से फ्लो करती थी, कोलकाता, वाराणसी, इलाहाबाद या फिर ऋषिकेश? बताइए सर। डी लग रहा है ऋषिकेश, मतलब गंगा है तो मतलब हरिद्वार ऋषिकेश इधर ही जाना है। चलो जी, जिनका तुक्का है कोलकाता उनका दिन बढ़िया है, आज लॉटरी की टिकट खरीदें। ये निकल रही है सर आपकी कोलकाता से। एक्चुअली याद होगा मैंने हुगली रिवर एक पढ़ाई थी, गंगा से फरक्का बराज से एक रिवर डेविएट होती है हुगली रिवर, ठीक है, ये इधर आपकी गंगा जा रही है, इस गंगा से ये रिवर इस तरह से डेविएट होके आ रही है हुगली रिवर, ठीक है। लेकिन पहले हुगली नहीं होती थी, पहले गंगा से डेविएट होके एक और रिवर निकलती थी इस तरह से, ये जो रिवर है रेड वाली ये थी आपकी आदि गंगा, ठीक है, जो रेड वाली रिवर है ये थी आपकी आदि गंगा। इसे गोविंदापुर क्रीक भी कहते हैं, सुरमांस कैनाल भी कहते हैं और हाल फिलहाल में से टोलीज कैनाल भी कहते हैं। तो ये था आपका हुगली रिवर का मेन फ्लो। अब ये हिस्सा सूख गया है, इसकी जगह रिवर अब ऐसे निकल जाती है, ठीक है, पहले ही इस तरह इधर आती थी, अब ये हिस्सा ड्राई हो गया तो ये रिवर अब इस तरह से इधर जा रही है, ठीक है। तो ये जो आपका जो सूखा वाला चैनल है ये था आपका आदि गंगा रिवर वाला हिस्सा, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट बाद में हुगली थी वो मेन रिवर स्ट्रेच बन गया और जो आदि गंगा थी वो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी बन गई, क्योंकि ये हिस्सा आपका पूरा सूख गया, ठीक है। तो इसी को रिवाइव करने के लिए हम लोग
प्लान बना रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आदि गंगा रिवर इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव गंगा रिवर, और ये हुगली को रिप्लेस करती थी पहले, मतलब ये बंद हुई इसी वजह से हुगली स्टार्ट हुई। आज का जो हुगली का फ्लो दिखता है वो इसी वजह से दिखता है, क्योंकि ये आदि गंगा वाला स्ट्रेच आपका सूख गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ये कहाँ से फ्लो कर रही है सर, ये फ्लो कर रही है सर आपका कोलकाता से। अरे 1 करोड़ से कम खरीदना भी नहीं, जब किस्मत अच्छी चल रही तो बढ़िया रिस्क लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। देखिए इंडिया में एक जो सिलसिला चल रहा है नामांकन करने का, तो उसी के लाइन में चर्च गेट रेलवे स्टेशन है, उसको रीनेम कर दिया गया, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के नाम मिटा दिए, अच्छी बात है, और जो कुछ बचे वो अब मिटते जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी चर्च गेट रेलवे स्टेशन था, ठीक है, तो उसका नाम अभी रीनेम करा जा रहा है। तो किसके नाम पर रखा जा रहा है, चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा जा रहा है। हाँ अभी जी कौन से ग्रुप में लिंक नहीं आई, आप तो ना व्हाट्सएप कर दिया करो। अरे कभी कभी क्या होता है ना, देखो 200+ हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है ना, तो कभी कभी सर ऐसा हो जाता है कि किसी ग्रुप में लिंक छूट जाए। तो अगर ऐसा हुआ करे, मेरे को आप व्हाट्सएप कर दिया करो कि सर इस ग्रुप में लिंक रह गया है, या उसी ग्रुप में मैसेज कर दिया करो सर लिंक, मैं भेज दिया करूँगा ना। तो 200 से ऊपर में कुछ ना कुछ तो सर छूट ही जाता है। तो recently it was informed that Churchgate railway station in Mumbai will be renamed after who among the following। बताइए सर क्या लगाएंगे। सीडी देशमुख, ये थे सर अपने सीडी देशमुख, और ये इंडिया के इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले आरबीआई गवर्नर थे। हाँ हाँ, ये होते हैं सरनेम, मतलब टेक्निक, मतलब देशमुख मुख मतलब महाराष्ट्र, आरबीआई के हेडक्वार्टर मुंबई में है, और चर्चगेट रेलवे स्टेशन मुंबई में है, तो सर मतलब कुछ कुछ कॉमन है, तो लगा दो सीडी देशमुख, बहुत बढ़िया। हाँ ऐसी अच्छा लॉजिक लगाया आपने सुकन्या जी, इसी तरह से काम करना है। तो सर सीडी देशमुख सर ये कहाँ के गवर्नर है, आरबीआई के पहले, आरबीआई मतलब आरबीआई के पहले गवर्नर नहीं है, ये इंडिपेंडेंट आरबीआई के पहले, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम के पहले आरबीआई के गवर्नर है, ठीक है। आरबीआई कब स्टैब्लिश हुई थी, आरबीआई वाज स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। अगर मैं आपसे पूछूं आरबीआई किस साल में स्टैब्लिश हुई थी, बता पाएंगे सर, कोई टफ सवाल तो नहीं पूछ लिया। मैंने इसीलिए पूछा ताकि कंफ्यूजन आपका दूर कर पाऊं। अगर मैंने पूछा आरबीआई किस ईयर में स्टैब्लिश हुई है, तो आपको जवाब देना है 1935। अरे वाह चेलसा जी तो अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं, 1997। चेलसा जी आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा है मैंने, आरबीआई का पूछा है। इतना मतलब इतना भी यंग नहीं है आरबीआई, मतलब 97 में आपने बना दिया, तो बाकी सब 50 साल देश में क्या हो रहा था बैंकिंग के नाम पे। और अगर मैं आपसे पूछूं कौन से कानून से बना है, तो बोलेंगे आप आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, ठीक है। आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 से मतलब बना है, और ईयर पूछे तो 1935 में स्टैब्लिश हुआ है। किस कानून से बना है, तो आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 से बना है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। क्लियर कर पाएंगे सर। अरे तो तुक्का है, इस लेवल पे ले जाओगे आप। चलो जी कोई बात नहीं, तुक्का था, तुक्के का हम थोड़ा एहतराम करते हैं। कुछ नहीं सर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। देखो आज के टाइम में ना चैट बॉट की भीड़ लगी है, हर एक कंपनी अपना खुद का चैट बॉट बना रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन फीड करा दी जाती है, फिर आप जो इन्फॉर्मेशन मांगो दे देते हैं आपको। राइट एन ऐसे ऑन ग्लोबल वार्मिंग, तो खट से प्रॉपर ऐसे लिख के आ जाएगा। कुछ लोगों का डाउट रहता है कि सर ये सर्च इंजन से कैसे अलग है, सर्च इंजन में भी तो यही है जैसे गूगल है, अगर आपको मान लो ऐसे लिखना है ग्लोबल वार्मिंग पे, तो गूगल में मिल जाएगा।
तो गूगल इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, गूगल में आपको 50 वेबसाइट मिलेंगी, उसमें आप एक एक करके सर्च करोगे। यहाँ 50 वेबसाइट का कंसेप्ट नहीं है, एक बार सर्च करा, सटीक आंसर मिला, उसी को कॉपी करा, ठीक है। तो ये आजकल बहुत चल रहा है। तो जैसे अभी एक ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाया, इसी तरह से एक और कंपनी है जिसने लालामा नाम का चैटबॉट बनाया, ठीक है। तो सवाल यह है कि इसे लालामा नाम का चैटबॉट किसने बनाया? Which of the following companies has announced the launch of its new chatbot called लालामा? मेटा ने, एप्पल ने, सैमसंग ने या सोनी ने? देखो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी ये गूगल है ना, आपका ये मेटा है, ये आपका और भी डिफरेंट कंपनीज, ये सब अपना अपना, जैसे चाइना है, ये सब अपने अपने खुद के चैट बोट्स रिलीज कर रहे हैं। तो किस कंपनी ने किस नाम का चैट बॉट रिलीज करा, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे बार्ड के बारे में हमने पढ़ा था, बार्ड किसने बनाया? गूगल ने बनाया, ठीक है। ओपन एआई ने बनाया आपका चैट जीपीटी। तो इसी तरह से लालामा सर किसने बनाया? अच्छा, इट्स लामा। हाँ ठीक है, लामा, चलो। ओके ओके ओके, चलो चलो, सॉरी सॉरी, लालामा पढ़ रहा था मैं, इस्लामा, ठीक है। हाँ तो इसमें किसने बनाया? मेटा ने, एप्पल ने, सैमसंग ने या सोनी ने? ओके, आई विल गो विद द मेजोरिटी। मेजोरिटी क्या कह रही है? मेजोरिटी आई थिंक ए कह रही है। बिल्कुल सर, ये लामा किसने बनाया? मेटा ने बनाया। फुल फॉर्म ही यही है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा एआई, similar to ChatGPT, main objective to assist researchers in the field of AI। अब इसका लेकिन सबसे बुरा असर पड़ेगा ना कॉलेज स्टूडेंट्स पे। फायदा तो बहुत होगा, पहले हमें असाइनमेंट के लिए इतना गूगल गूगल पे सर्च मारना पड़ता था, अब खट से चैट जीपीटी पे डालो और सारा आपका असाइनमेंट लिख के चले जाओ, ठीक है। चलो जी, तो लामा किसने बनाया? मेटा। मेटा भाई फेसबुक वाला, फेसबुक का नाम बदल के क्या हो गया ना, मेटा हो गया। क्वेश्चन नंबर 100, और सर ये रहा इस महीने के 100 क्वेश्चंस, ठीक है। ये 100वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अभी एफएटीएफ ने किस कंट्री की मेंबरशिप सस्पेंड करी है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अभी हम पढ़ेंगे भी सर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम, इसका काम भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये बताओ एफएटीएफ ने किस कंट्री की मेंबरशिप सस्पेंड करी है? तो इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें से एक कंट्री की मेंबरशिप सस्पेंड हुई है, वो कौन सी कंट्री है? हाँ जी सर, बताइए। ओके, बी डी सी। वो है सर रशिया, ठीक है। रशिया की मेंबरशिप सस्पेंड करी है एफएटीएफ ने, वही रीजन, यूक्रेन वॉर की वजह से। एफएटीएफ का सर काम क्या है? देखो एफएटीएफ जो बना था, ये बना था सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है सर? मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि मतलब मान लो आप इधर इंडिया में भेजे बैठे हो, ठीक है, और इधर मान लो इधर है यूएसए। अब कोई पर्सन है जिसके पास ब्लैक मनी है, अगर वो बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजेगा उस पैसे को, तो वो गवर्नमेंट की नज़र में आ जाएगा, तो वो उस ब्लैक मनी को यूएसए ट्रांसफर करना चाहता है। तो एक, इसको मनी लॉन्ड्रिंग भी कहते हैं, या फिर दूसरा कहते हैं हवाला, हवाला ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होगा सर, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उनका एक आदमी इंडिया में होगा, एक आदमी यूएसए में होगा।
तो आप ये पैसा किसको दे दोगे, इस पर्सन को ये पैसा पकड़ा देगा, ठीक है। और ये पर्सन इस पर्सन को कॉल करेगा, उतना ही पैसा ये पर्सन निकाल के इस पर्सन को प्रोवाइड कर देगा जहां आपको भेजना था, ठीक है। फिर आपस में ये लोग अपने अलग तरीके से डील कर लेते हैं, बट आपका पैसा यहां से यहां इनडायरेक्टली हवाला के थ्रू या मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पहुंच जाता था। और ये ब्लैक मनी का पैसा होता था, और जो ब्लैक मनी का पैसा होता है फिर वो गलत काम में यूज होता है, टेररिज्म में यूज होगा, ठीक है, आपका वायलेंस करने में यूज होगा, ड्रग्स में यूज होगा। तो इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना जरूरी था, तो इसीलिए आपका इसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बनाया गया। फिर जब 9/11 के अटैक्स हुए यूएसए में, तो एफएटीएफ के काम को एक्सपेंड कर दिया गया। तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती थी कि टेररिस्ट लोगों को पैसा पहुंचा रहे हैं, मतलब इंडिया से मान लो कोई टेररिस्ट है वो यूएसए पैसा पहुंचा रहा है, तो उसको स्पेशली ये लोग नजर रखेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपका वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनको भी डेवलप होने से रोकना, ये भी इसका 2012 में काम ऐड हो गया था। तो अभी अगर आप मेनली देखोगे एफएटीएफ का काम क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना। तो ऐसी कंट्रीज जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हैं या टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हैं, तो 1989 में ये सेटअप हुआ था, ठीक है, एक G7 मीटिंग के दौरान पेरिस में। तो इनको ये उन कंट्रीज को पहले ये वार्निंग देके ग्रे लिस्ट में डालती हैं, ठीक है। ये ग्रुप है कंट्रीज का, ठीक है। तो ये एफएटीएफ का इंडिया भी मेंबर है, तो ये कंट्रीज का ग्रुप है। तो ये सबसे पहले क्या करती है, उस जो भी कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व होगा उन्हें ग्रे लिस्ट में डालेंगे। बट फिर भी अगर वो कंट्रीज बात नहीं मानती हैं तो उनको ये ब्लैक लिस्ट में डाल देंगी। जैसे अभी आप देखोगे नॉर्थ कोरिया और ईरान, इसको इन लोगों ने किस में डाल रखा है, ब्लैक लिस्ट में। और ग्रे लिस्ट में किसको डाल रखा है, ग्रे लिस्ट में डाल रखा है सर आपका पाकिस्तान को वार्निंग की लिस्ट में डाल रखा है, ठीक है। हम लोग कोशिश करते हैं पाकिस्तान को ग्रे से ब्लैक में पहुंचा दें, और चाइना कोशिश करता है कि पाकिस्तान ब्लैक में ना जाए, ग्रे में ही रहे, ठीक है। तो ये अपना अपना टारगेट है। अब इसमें सर फायदा क्या होता, मतलब नुकसान क्या होता, अगर ये ब्लैक लिस्ट में चले गए तो इससे इनका क्या नुकसान होगा। तो ब्लैक लिस्ट में जाने से सर सबसे पहले तो एक की आपकी इंटरनेशनल इमेज खराब होती है, ठीक है। एफएटीएफ एक रेप्यूटेड बॉडी है, इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस रखती है, G7 जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपकी इमेज खराब हुई, और जब इमेज खराब हुई तो बाहर की कंट्रीज आपकी कंट्री में, बाहर की कंपनीज आपकी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेंगी, तो आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो डेवलपमेंट आपकी कंट्री की रुक जाएगी। फिर आप पर कुछ सैंक्शंस भी लगा दिए जाएंगे, ठीक है। तो जिन जिन जो कंट्री इनके मेंबर्स होंगे वहां पर आप किसी तरह का ट्रेड वगैरह आसानी से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा काम एफएटीएफ करता है। मेन चीज फिर आपकी इमेज इतनी खराब कर देगा तो कोई आपसे मिलना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। तो ये एफएटीएफ का काम है। अब एफएटीएफ की जो मेंबर कंट्रीज है उसमें से रशिया भी मेंबर था, तो इन लोगों ने क्या करा, सबने मिलकर रशिया को सस्पेंड करा दिया, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी। तो एफएटीएफ ध्यान रखना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मनी लॉन्ड्रिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग रोकने के काम आता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना कहाँ पर है सर, पेरिस फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस पेरिस इसका हेडक्वार्टर है। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है सर। तो ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, एफएटीएफ, यहाँ तक कोई डाउट है कि नहीं, क्लियर है तो सर गिव मी थम्स अप, इज दैट क्लियर और नॉट, क्लियर है, गिव मी थम्स अप, बताइए सर। बाकी फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 101 पर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2023। आईपी क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये कौन निकालता है, ये निकालता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में हमारी रैंक कितनी है, जो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स निकालता है उसके मामले में सर हमारी रैंक कितनी है, 12th है, 22nd है, 32nd है या 42nd। ओके सुकन्या जी, 42nd। लगाओ सर तुक्का। अरे भाई लास्ट ही लग रहा है, मतलब सर कहाँ अच्छी होगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हमारी रैंक, हाँ कुछ ऐसा ही है, 42nd है, ठीक है। दुनिया की जो 55 लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमीज हैं उसमें हमारी रैंक कितनी है, 42nd।
तो सर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स मीजर क्या करता है? देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पहले समझो कहते किसे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे किसे, जैसे एक होती है हमारी प्रॉपर्टी, है घर, है पैसा, है गाड़ी, ठीक है, घर पैसा गाड़ी, तो ये क्या है सर हमारी, ये है हमारी प्रॉपर्टी, लेकिन ये सब हमने पैसे से बनाई है। इसी तरह से सर जैसे मान लो आपने कल कोई एक नई टेक्नोलॉजी बना दी, उसका पेटेंट करा लिया, या आपने कोई नया सॉन्ग कंपोज किया, या आपने कोई नई पोइम बना दी, तो ये सारी चीजें सर आपने पैसे से नहीं बनाई, अपने दिमाग से बनाई, अपने इंटेलेक्ट से बनाई। तो ये पैसे आपने अपने इंटेलेक्ट से बनाई, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। जो आपने अपने दिमाग से बनाई ये क्या है सर, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब ये जो आपका इंडेक्स है ये मेजर करता है कि किस कंट्री में कितना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रेस्पेक्ट किया जाता है। जैसे कि मान लो कल जापान ने एक टेक्नोलॉजी बनाई, इंडिया भेजी, अब मान लो इंडिया में उसी टेक्नोलॉजी को कॉपी करके सस्ते में कोई बना के भेज दे, इंडिया में तो सर वैसे जुगाड़ के लिए हम फेमस है, ठीक है, तो मान लो कोई बाहर की कंट्री आती है ना, तो वो अपनी कोई टेक्नोलॉजी इंडिया में लेके आती है और इंडिया वाले उसको कॉपी कर लें, अपने लोकल लेवल पे बेचें, जैसे जिसमें चाइना सबसे ज़्यादा बदनाम है। तो इसमें क्या होगा सर, उस कंट्री का इन्वेस्ट, वो क्या कहते हैं, वो जो कंट्री है जहाँ की वो टेक्नोलॉजी थी, वो फिर आपकी कंट्री में आएगी ही नहीं, वो आपकी कंट्री में इन्वेस्ट ही नहीं करेगी, वो आपकी कंट्री के लोगों को नई टेक्नोलॉजी सिखाएगी ही नहीं, वो कहेगी ठीक है तुम लोग तो कॉपी कर लेते हो इसलिए हम अपनी टेक्नोलॉजी तुम्हें सिखाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से फिर हमारी इन्वेस्टमेंट खराब होती है। तो कंट्रीज में लॉज बनाने होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो किस कंट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कितना प्रोटेक्ट किया जाता है, उसी से ये रैंक निकाली जाती है, ठीक है। उसी से क्या बनता है सर आपका ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, किस कंट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कितना रेस्पेक्ट मिल रहा है। ठीक है सर, क्लियर है कि नहीं है? और इसमें ये भी मेजर करेंगे कि कौन सा कंट्री कितना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप कर रहा है, ठीक है। अचानक कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। ओहो, ओहो। हाँ बारिश तो हो रहा है एक्चुअली, आज इवनिंग से बारिश हो रहा था। हमारा इवनिंग में आज APPCS का क्लास था, इसीलिए वो मैं ऑनलाइन ले भी नहीं पाया, क्योंकि बारिश होता है ना तो इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है तो इंटरनेट बंद हो जाता है, इंटरनेट बंद हो जाता है तो मैं क्लास छोड़ो, जो मेरा डेली का बेसिस, डेली जो रेगुलर का काम होता है ना वो भी मेरा नहीं हो पाता है। ये बड़ा दिक्कत है लाइट के जाने से और बारिश के होने से। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 102। इंडियन एयरफोर्स का तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, अभी एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 में पार्टिसिपेट किया। तो सवाल ये है कि सर जो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 है किस कंट्री में हो रही है, UAE में, ऑस्ट्रेलिया में, सऊदी में या ओमान में? डेजर्ट फ्लैग जो 8th एक्सरसाइज है, डेजर्ट फ्लैग याद रखो, किस कंट्री में हो रही है, UAE, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी, ओमान। ओके, मतलब सर डेजर्ट से इतना तो मतलब आइडिया लग गया हमें, डेजर्ट से सर मतलब इतना आइडिया लग गया कि हाँ UAE या दुबई या ये ओमान ये होगा, डेजर्ट कंट्री है, अरब वगैरह ही होगा, इतना तो मतलब सर आइडिया लग गया हमें ना। ओके, करेक्ट आंसर इज UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कैपिटल इज अबू धाबी। तो ये आपका जो अरेबियन पेनिनसुला है इसमें कंट्री लाई करता है, इसमें मेन कंट्री आपका कौन सी, सऊदी है, ये बड़ा सा हिस्सा, तो इसमें एक छोटा सा हिस्सा कुवैत है, ये छोटा सा बहरेन है, ये छोटा सा इधर कतर है, ये UAE है, ये ओमान है, ये यमन है, ठीक है। तो ये पूरा आपका अरेबियन पेनिनसुला, फिर इधर चले जाओगे ये आपका इराक है, ठीक है। चलो जी, ठीक है, तो ये आपका UAE के साथ हो रहा है।
थोड़ो से बारिश रुक जा। टेंशन ना लो नाबूम जी, रुक जाएगी। अरे बारिश से भूत थोड़ी ना है, डरने की क्या बात है। ठीक है, तो घर पे कोई नहीं है, ऑनलाइन में तो सब है ना। ठीक है, ऑनलाइन में सब हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ऑनलाइन क्लास करते रहो। अभी 9 PM पे बैठ जाना, आप पे टाइम कट जाएगा, तब तक बारिश रुक ही जाएगी। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 103। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स हैव वॉन द आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप? साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज। बताइए सर। Which of the following teams have won the ICC Women's T20 World Cup 2023? साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर सब वेस्ट इंडीज। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? ये तो, ओहो लाइट भी चला गया, लाइट से अपना थोड़ा इंटरनेट स्लो हो जाएगा। कोई बात नहीं, करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया ना। तो ये मेरे ख्याल से विद क्या कहते हैं, मेजोरिटी ज्यादातर लोग आपका ऑस्ट्रेलिया ही लगा रहे हैं। करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ना मेरे को ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा इसकी ज्योग्राफी बताना था। ऑस्ट्रेलिया के प्रोविंसेस थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया को ना सबसे पहले ना, ये बड़ा सा ऑस्ट्रेलिया है, इसे 3 पार्ट में तोड़ो। एक ये वाला, एक ये वाला, एक इधर वाला। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला और फिर ये वाला एक पूरा पार्ट रहने दो, इधर वाले को 2 हिस्से कर दो और इधर वाले के 3 हिस्से कर दो। ठीक है, 1 2 3, 3 पार्ट में तोड़ा। पहले वाले को एक ही में रहने दो, दूसरे वाले को 2 पार्ट में, तीसरे वाले को 3 पार्ट में। ठीक है, जो पहला वाला है ये बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट है, इसे कहेंगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये जो बीच वाला है, इसमें ऊपर वाला हो जाएगा नदर्न टेरिटरी, नीचे वाला हो जाएगा साउथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नॉर्थ साउथ। अब जो ईस्टर्न साइड में 3 है, एक हो जाएगा क्वींसलैंड, एक हो जाएगा न्यू साउथ वेल्स और एक हो जाएगा सर आपका विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, नदर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये 6 प्रोविंसेस हैं सर ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, इनकी अपनी अपनी कैपिटल है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की है पर्थ, नदर्न टेरिटरी की है डार्विन, सदर्न टेरिटरी की है एडिलेड, क्वींसलैंड की है ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स की है सिडनी। ठीक है, कई लोगों को लगता है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिडनी, ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। जो न्यू साउथ वेल्स है उसकी कैपिटल है सिडनी। पर्थ, अगर आप लोग क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो पर्थ स्टेडियम फेमस है ऑस्ट्रेलिया का, ये भी जानते होंगे। ठीक है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। और विक्टोरिया, विक्टोरिया की कैपिटल है मेलबोर्न। मेलबोर्न भी आपने ये सिटी बहुत सुना होगा। तो ये विक्टोरिया जो आपका कह सकते हो एरिया है, विक्टोरिया प्रोविंस, तो ये उसकी कैपिटल है। और सर फिर ऑस्ट्रेलिया की ओवरऑल कैपिटल कौन सी है? वो सर ये कैनबरा। ठीक है, तो इसमें हमने ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस, उनकी कैपिटल देखी। और मेन ऑस्ट्रेलिया की अगर हम कैपिटल देखें तो ऑस्ट्रेलिया की सर कैपिटल है कैनबरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है सर आपका कैनबरा। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर है सर यहाँ तक? गिव मी थम्स अप, समझ में आ रहा है तो गिव मी थम्स अप। बचपन से ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा मॉन्क स्टाइल से याद किया है, आज पता चला जुमला था। अच्छा चलो जी, ये मेरे को इसलिए और बताना जरूरी था, कई लोग ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिडनी लगाए आते हैं या मेलबोर्न लगाए आते हैं। ठीक है, तो वो मेलबोर्न आपका विक्टोरिया की कैपिटल है और जो सिडनी है वो सर न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सर आपकी क्या है? कैनबेरा। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया अपने आप में कॉन्टिनेंट भी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और अपने आप में सर एक कॉन्टिनेंट भी है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया और ये पापुआ न्यू गिनी, इनके बीच में एक टॉरस स्ट्रेट है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है ना। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। According to the recently held Great Backyard Bird Count 2023 in India,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिपोर्टेड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज? वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, अरुणाचल या असम? According to the recently held Backyard Bird Count 2023, which of the following states has reported highest number of species? बताइए सर। अभी एक बर्ड काउंट हुआ है, उसका नाम है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023। तो सबसे ज्यादा बर्ड स्पीशीज किस स्टेट में पाई गई? वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम? सी टुक्का जय अरुणाचल। बिल्कुल ये अरुणाचल भक्ति है, अरुणाचल आंसर लगाएंगे सर, भले ही आंसर गलत हो जाए बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है। अपने अरुणाचल के लिए इतना तो सर बनता है ना, तो वोट फॉर अरुणाचल। हाँ, तो सब अरुणाचल तुक्का लगाएंगे। हाँ, सीएम साहब देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, कौन कौन आंसर नहीं लगा रहा है, कौन कौन अरुणाचल नहीं लगा रहा है। जो जो अरुणाचल ऑप्शन नहीं लगाएगा उसका वो डोमिसाइल कैंसिल कर देंगे, ठीक है। चलो सर, इसमें वैसे करेक्ट आंसर अरुणाचल नहीं है, करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल, ठीक है। वही वेस्ट बंगाल जिसकी कैपिटल कोलकाता है। तो जो आपका ये हर साल ये एक बर्ड काउंट होता है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, ठीक है। तो इससे हमें आइडिया लगता रहता है कि कहाँ पर कितनी स्पीशीज है, कहाँ कितनी कम हो रही है, कहाँ कितनी बढ़ रही है। तो सबसे ज़्यादा स्पीशीज थी आपकी वेस्ट बंगाल, देन उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद से जो थर्ड नंबर पे था वो था अपना अरुणाचल। वेस्ट बंगाल में 489 स्पीशीज मिली, उत्तराखंड में 426, अरुणाचल में 407, ठीक है। ये जो आपका बैक बर्ड काउंट है 1998 से चल रहा है, ठीक है। ऑर्निथो ऑर्निथोलॉजी लैब जो कॉर्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ये लोग ये सब करवाते हैं, कौन करवाते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये वर्ड ध्यान रखना, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी ये एक होती, इसे ये कहलाती है स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ बर्ड्स कहलाता है सर ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। चलो, तो इसको ध्यान रखना, ये आपका 1998 से चल रहा है। इसमें मेन ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा स्पीसीज वेस्ट बंगाल में मिली, और दूसरा ये ऑर्निथोलॉजी वर्ड ध्यान रखना। तो ऑर्निथोलॉजी किससे रिलेटेड है? वर्ड से रिलेटेड है। चिड़िया लोग को अरुणाचल पसंद नहीं है, अरुणाचल में सब मर मर के खा, तो इसलिए कम हुआ होगा। हाँ, वो अपने अपने लॉजिक आप लगा सकते हो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 105, एफिंडेक्स अफ्रीका इंडिया डिफेंस एक्सरसाइज, ठीक है। अफ्रीका और इंडिया 23 अफ्रीकन कंट्रीज और इंडिया ने मिलकर एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी है। तो वो इंडिया में कहाँ पर हो रही है? जैसलमेर में, भोपाल में, लखनऊ में या फिर सर आपका पुणे में, ठीक है। अफ्रीका कहने का मतलब है कि अफ्रीका से 23 कंट्रीज आई हैं और वो इंडिया के साथ मिलके एक्सरसाइज कर रही है। तो वो एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है सर आपका? जैसलमेर में, भोपाल में, लखनऊ में या फिर पुणे में? लगाइए सर तुक्का। करेक्ट आंसर पुणे में हो रहा है सर, ठीक है। ये एक्सरसाइज हो रही है एफ इंडेक्स, ये कहाँ पर हो रही है? पुणे में, ठीक है। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर ना मेरे को ये अफ्रीका के बारे में थोड़ी सी ज्योग्राफी देखनी थी, दिखानी थी। ये ध्यान रखना, ये कौन सा सर कॉन्टिनेंट है? ये अफ्रीका है। देखो, अफ्रीका के नॉर्थ में जाओगे यूरोप है। अफ्रीका को यूरोप से जो सी वाटर बॉडी सेपरेट करती है उसे कहते हैं मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। ये अफ्रीका, ये यूरोप, इनको कौन सी वाटर बॉडी सेपरेट कर रही है? मेडिटेरेनियन सी। और ये अफ्रीका, ये इधर एशिया, एशिया से इन्हें कौन सी वाटर बॉडी सेपरेट कर रही है? रेड सी, ठीक है। तो ये आपका इधर एशिया है, इधर कौन सी वाटर बॉडी है? दैट इज योर रेड सी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट जरूर ध्यान रखना। अफ्रीका को यूरोप से सेपरेट करता है मेडिटेरेनियन सी, और एशिया से सेपरेट करता है सर आपका रेड सी। फिर उसके बाद अफ्रीका में ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। चार कंट्रीज आते हैं सर इसमें, सोमालिया,
एरित्रिया, इथोपिया और आपका जिबूटी। ठीक है, तो सोमालिया, एरित्रिया, इथोपिया और जिबूटी, इनको शॉर्ट में कहते हैं सीड। ठीक है, तो ये चार कंट्रीज मिलके क्या बनाते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो अगर अफ्रीका की ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल आएगा तो यही सब चीजें पूछता रहता है। सबसे ज्यादा तो सीड पूछ लेता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी चार कंट्रीज हैं, तो ये सीड से ध्यान रखना, सोमालिया, एरिथ्रिया, इथोपिया, जिबूती। और दो जो बिल्कुल बेसिक जानकारी है वो ये ध्यान रखना कि सर अफ्रीका के नॉर्थ में आप जाओगे, जो इसे यूरोप से सेपरेट करता है वो मेडिटेरियन सी, और अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में आओगे तो एशिया से जो उसे सेपरेट करता है वो रेड सी। और अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है, इसके ईस्ट साइड पे देखो इंडियन ओशियन है, और वेस्ट साइड पे देखो अटलांटिक ओशियन है, और इसके नीचे देखोगे तो आपका सदर्न ओशियन है। ठीक है, तो तीन वाटर बॉडीज से भी ये आपका सेपरेटेड है। ठीक है, चलो जी, तो ये जानकारी थी रिगार्डिंग अफ्रीका। थोड़ा सा मेरे को अफ्रीका दिखाना था, आई होप आप लोगों ने देख लिया है। तो अब सर चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 106। अभी सर ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर। तो इंडियन एयरफोर्स सर कोबरा वॉरियर में पार्टिसिपेट कर रही थी। तो ये बताना ये किस कंट्री में होगा, ये एक्सरसाइज सर आपका किस कंट्री में होगी। कोबरा वॉरियर जो एक्सरसाइज है वो सर आपका किस कंट्री में हो रही है। इट विल बी हेल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, यूके। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, यूके। दुनिया का सबसे हॉट प्लेस आपका यूएसए में है, डेथ वैली। सबसे हॉटेस्ट प्लेस है आपका डेथ वैली, अमेरिका में। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर, हाँ जी सुकन्या जी, फाइनली लास्ट क्वेश्चन। पूरा फेब्रवरी कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास है ना, फिर मार्च होगा। हाँ, करेक्ट आंसर इज यूके। तो कोबरा वॉरियर मल्टी एयर एक्सरसाइज है जिसमें एयरफोर्स कहाँ कहाँ की इन्वॉल्व है, फिनलैंड की इन्वॉल्व है, स्वीडन की इन्वॉल्व है, साउथ अफ्रीका, यूएसए और सिंगापुर, इन कंट्रीज की जो एयरफोर्स हैं वो इन्वॉल्व होंगी। और ये एक्सरसाइज कहाँ पर हो रही, यूके के साथ हो रही। मतलब कुल मिला के हमारा यूरोप के साथ थोड़ा सा आप कह सकते हो पार्टिसिपेशन थ्रू दिस एक्सरसाइज अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, तो ये था सर आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमने फेब्रवरी कंप्लीट कर लिया। आपको जो पीडीएफ डाउनलोड करने का हमने लिंक दे रखा है उसमें आपका फेब्रवरी का भी पीडीएफ अपलोड हो चुका है। ठीक है, फेब्रवरी भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ना। और लिंक नहीं है आपके पास तो मेरे को या तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, अदरवाइज आपका जो अब जब क्लास हो जाएगी तो फेसबुक में आप नॉर्थ ईस्ट पीएससी की चले आना। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ का लिंक दे रखा है, उस पीडीएफ के लिंक से आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो भी क्लास होती है ना, करंट अफेयर्स की जो भी क्लास होती है उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो करंट अफेयर्स की पीडीएफ का लिंक वहाँ पर रहता है, तो आप वहाँ से पीडीएफ डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है सर, तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो ठीक है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद योर कलीग्स। तो इसके बाद सर फिर आगे मिलेंगे अगले महीने के अगले महीने के मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है सर, चलिए फिर, टिल देन, थैंक यू सुकन्या जी, थैंक यू तेमिन जी। हाँ जी सर, टिल देन सर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।